मॉर्निंग स्टूडेंट। इस लेक्चर में हम चर्चा करेंगे कक्षा 10 का एक टॉपिक है, एक पार्ट है परिसंचरण तंत्र। जीवन की क्रियाओं का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कक्षा 10 का चैप्टर है। जीवन की क्रिया यानी जैविक क्रियाएं हैं, उसका इम्पॉर्टेंट टॉपिक है परिसंचरण तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम। परिसंचरण तंत्र है क्या? सबसे पहले आइए देखते हैं परिवहन यानी परिसंचरण किसे कहते हैं। परिवहन यानी ट्रांसपोर्टेशन क्या है? ट्रांसपोर्टेशन एक ऐसा प्रोसेस है, ट्रांसपोर्टेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें पूरे शरीर में ऑक्सीजन का, ग्लूकोज का, मिनरल्स का एक स्थान से दूसरे जरूरत वाले स्थानों पर परिवहन होता रहता है। यानी कि आप कह सकते हैं कि ऑक्सीजन का, ग्लूकोज का या अदर फूडिंग मटेरियल का, भोज्य पदार्थों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना परिवहन कहलाता है, परिसंचरण कहलाता है। परिसंचरण ह्यूमन बीइंग्स में एक विशेष सिस्टम द्वारा होता है। ह्यूमन बीइंग्स में जो परिसंचरण है वो एक विशेष सिस्टम, एक विशेष तंत्र द्वारा कंप्लीट होता है, जिसमें मेनली 3 ऑर्गन्स पार्टिसिपेट करते हैं। परिसंचरण के लिए 3 मेन ऑर्गन्स पार्टिसिपेट करते हैं। पहला है हार्ट, दूसरा होता है ब्लड, तीसरा है वेसल्स यानी ब्लड वेसल्स आप कह सकते हैं, रुधिर वाहिनियां। 3 मेन पार्ट होते हैं। ये तीनों पार्ट आपस में जुड़कर एक सिस्टम बना लेते हैं, एक तंत्र बना लेते हैं, जिन्हें हम डायरेक्टली कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम या परिसंचरण तंत्र। फिर से ध्यान दें, ह्यूमन बीइंग्स में परिसंचरण के लिए 3 मेन ऑर्गन्स पार्टिसिपेट करते हैं। वो तीनों मेन ऑर्गन्स हार्ट, ब्लड और वेसल्स, वाहिनियां होती हैं। इन तीनों ऑर्गन्स को आपस में जब कंबाइन करके एक सिस्टम बनाते हैं तो उसी सिस्टम को हम परिसंचरण तंत्र या सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पढ़ेंगे हार्ट के बारे में, यानी कि हृदय के बारे में। हृदय क्या है, इसकी रूपरेखा कैसी है, ये फंक्शनाइज्ड कैसे होता है, प्रोसेस इसका कैसे कंप्लीट होता है, आइए समझते। सबसे पहले हृदय को हम दिल भी कहते हैं। ये 12 सेंटीमीटर लंबा होता है, 9 सेंटीमीटर चौड़ा होता है और सबसे मोटे भाग में ये 6 सेंटीमीटर मोटा होता है। यानी इसकी लेंथ है, ये विड्थ है और ये उसकी मोटाई है। 12 सेंटीमीटर लंबा, 9 सेंटीमीटर चौड़ा, 6 सेंटीमीटर मोटा, सबसे मोटे वाले भाग में ये होता है। इसके जो कलर है वो डार्क ब्राउन ऊपर की तरफ और पिंक होता है, डार्क पिंक होता है, नीचे की तरफ हल्का गहरा गुलाबी होता है। हार्ट मुख्य रूप से वक्ष गुहा में, जो आपकी ये चेस्ट कैविटी है, चेस्ट कैविटी के बीच में हल्का सा दाईं तरफ बंद मुट्ठी के समान स्थित होता है। चेस्ट कैविटी में अस्थिपंजर के बीच में, जिसके चारों तरफ ये आपके अस्थिपंजर होते हैं, इसके बीच में बंद मुट्ठी के समान हल्का सा दाईं तरफ स्थित होता है। हार्ट पूरे जीवन निरंतर एक विशेष नोड द्वारा, आगे हम इसमें चर्चा करेंगे कौन सा नोड है वो, एक विशेष नोड द्वारा धड़कता रहता है। 250 से 300 ग्राम वजन का होता है।
250 से 300 ग्राम वजन का होता है। आप 1/4 kg भी कह सकते हैं। मेल में लगभग 300 से 350 चला जाता है, फीमेल में 250 से 300 रहता है। तो कुल मिला के एवरेज इसका 250 से 300 ग्राम वजन का होता है ये। और अब इसके इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। हार्ट का इंटरनल स्ट्रक्चर, आंतरिक संरचना हृदय की देखेंगे क्या है। हृदय की आंतरिक संरचना बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अगर आप पढ़ेंगे तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हृदय की आंतरिक संरचना को देखने के लिए सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि हार्ट के आंतरिक पार्ट में, इंटीरियर पार्ट में कौन कौन से अंग होते हैं। हम एक नॉर्मली फिगर बनाते हैं हार्ट का और उसके माध्यम से समझते हैं क्या होता है इंटरनल पार्ट हार्ट का। यहाँ अगर आप देखेंगे तो हार्ट का हृदय का जो फिगर है, बेसिकली हम डायग्रामेट्रिक पोजीशन में नहीं बना रहे हैं, सिर्फ समझने के लिए बना रहे हैं। आप इसको समझेंगे सिर्फ बस, और ये फिगर बनाने के लिए नहीं है, सिर्फ समझने के लिए है। ये ऊपर के पार्ट को हमने काट दिया है यहाँ पे, ऐसे अगर आप ध्यान से इसको समझने का प्रयास करेंगे, ये देखिए, ये हार्ट में आपको 4 लोब्स दिखाई दे रहे हैं। ये नीचे निम्न महाशिरा, ऊपर ये होती है यहाँ पे अग्र महाधमनी, यहाँ फुफ्फुसीय धमनी, और यहाँ पे फुफ्फुसी सिरा होता है। और ये आर काफी उल्टा है, जो हार्ट को ही ब्लड पहुंचाने का काम करता है, हार्ट को ही ब्लड प्रोवाइड कराता है। आर काफी उल्टा, बहुत ध्यान से समझें। सबसे पहले ध्यान दें, ऊपर के जो दोनों पार्ट हैं इनको हम आलिंद कहते हैं, नीचे के पार्ट को नीले कहते हैं। अब चूंकि ये इंट्रा वेंट्रिकुलर और इंट्रा आर्टियल वेन्स पट द्वारा 2 भागों में डिवाइड है, तो इसे हम डिवाइड कर देते हैं राइट यानी दायां आलिंद। चूंकि 10 का टॉपिक है इसलिए नाम में हिंदी में लिखने का प्रयास कर रहा हूं। दायां आलिंद, और ये नीचे का पार्ट हो गया दायां निलय, दायां निलय। इसी प्रकार ये बायां आलिंद और ये बायां निलय। अब यहां फुफ्फुसीय धमनी, इसका काम आगे हम बताएंगे आपको क्या है। फुफ्फुसी सिरा, फुफ्फुसी धमनी और फुफ्फुसी सिरा, यह है निम्न महाशिरा, इंफीरियर वेना कावा, ये सुपीरियर वेना कावा है। निम्न महाशिरा, यह है अग्र महाशिरा। यहां पे त्रिवल्ली का पार्ट है, इसका भी काम आगे बताएंगे आपको। यहां पे द्विवल्ली का पार्ट है, इसका भी काम आगे आपको बताएंगे। बाइकैप्सिड और ट्राइकैप्सिड वाल्व होते हैं। अब आपको सारी संरचनाएं बिल्कुल क्लियर है। हेड के इंटरनल पार्ट में आपको 4 चैम्बर दिखाई देंगे, जो क्रमशः दायां आलिंद, बायां आलिंद, दायां निलय, बायां निलय। ऊपर के हिस्से को आलिंद, नीचे के हिस्से को निलय कहते हैं। चूंकि आलिंद अंतरा आलिंदी पट द्वारा 2 भागों में डिवाइड होता है, तो दायां आलिंद और बायां आलिंद। इसी प्रकार निलय भी 2 भागों में डिवाइड होता है, तो दायां निलय, बायां निलय। अब आइए देखते हैं फुफ्फुसी धमनी, फुफ्फुसी सिरा क्या है। फुफ्फुसी धमनी जो है
वो हृदय के चूंकि दाएं आलिंग से जुड़ी होती है, सॉरी दाएं मिले से जुड़ी होती है, ये दाएं मिले से जुड़कर फुफ्फुसी धमनी अशुद्ध रुधिर को पहुंचा देती है फेफड़े। फिर से ध्यान दें, फुफ्फुसी धमनी पीछे से दाएं मिले द्वारा जुड़ी होती है और दाएं मिले से अशुद्ध रुधिर को पहुंचा देती है कहां? फेफड़े। इसी प्रकार फुफ्फुसी धमनी डायरेक्टली बाएं आलिंग से जुड़ी होती है और बाएं आलिंग से में शुद्ध रुधिर को फेफड़े से ले आती है। इस प्रकार एक ही हृदय में एक ही समय में शुद्ध और अशुद्ध दोनों रुधिर होते हैं, जबकि वो मिलते नहीं है, एक दूसरे से वो कहीं मिलते नहीं है, क्योंकि अलग अलग वो चैम्बर से होकर गुजरते हैं, अलग अलग वेसल्स होती हैं उसके लिए। अब ये द्विवल्ली कपाट और त्रिवल्ली कपाट क्या बाइकैप्सिड वाल्व, ट्राइकैप्सिड वाल्व, बाइकैप्सिड और ट्राइकैप्सिड वाल्व जो है हृदय के धड़कनों के बीच ब्लड के फ्लो को बैलेंस करते हैं। जब बाइकैप्सिड वाल्व खुलेगा या ट्राइकैप्सिड वाल्व खुलेगा, कब? जब कपाट खुलेगा तो आलिंग से रुधिर निलय में आएगा, निलय से रुधिर आलिंग में नहीं जा सकता है क्योंकि कपाट बंद हो जाता है। मोनोडायरेक्शनल वाल्व होते हैं, एक ही दिशा में खुलते हैं, दोनों दिशाओं में खुलने की छूट नहीं होती है। इसी प्रकार जब द्विवल्ली कपाट खुलता है तो बाएं आलिंग से रुधिर बाएं निलय में आ जाता है और जब दबाव पड़ता है, प्रेशर पड़ता है, निलय संकुचित होता है तो रुधिर आगे वाहिनियों में चला जाता है, ना कि यहां। और आगे जो है चर्चा हम करेंगे रुधिर परिसंचरण पर अगले लेक्चर में। इस प्रकार हृदय की आंतरिक संरचना कंप्लीट होती है। अगले लेक्चर में हम रुधिर पर चर्चा करेंगे, रुधिर वाहिनियों पर चर्चा करेंगे, हृदय की सामान्य जानकारी जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की थी और इंटरनल स्ट्रक्चर की कक्षा 10 के स्तर तक की जानकारी आप यहाँ से अर्जित करें, इसका फिगर बनाएं, इसको पढ़ें, परिसंचरण की जानकारी रखें। अगले लेक्चर में हम आपको रुधिर संबंधित समस्त अवयव जितने भी रुधिर के पार्ट्स हैं उसको समझाने का प्रयास करेंगे। तब तक आप इस लेक्चर को ध्यान से सुने, अध्ययन करें ज़्यादा से ज़्यादा, और जो भी पार्ट समझ में ना आए कमेंट के माध्यम से जरूर पूछें। हमारा ये दायित्व है आपको प्रत्येक कमेंट का जवाब देना। आप जब कमेंट करेंगे तो हमें लगेगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अध्ययन कर रहे हैं और अधिक अध्ययन ही हमारा उद्देश्य है।